सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा को देख पाता हूँ, प्राची में अरुणिमा को देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों की ठिठकी, हाल नहीं मानूंगा लाल नहीं ठानूंगा, गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियाँ, अद्भुत पंक्तियाँ, और उन्हें संसद में यह कविता का पाठ किया था। आज अखिल भारतीय संस्था अटल फाउंडेशन, अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सदा अटल का द्वितीय संस्मरण पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में और आप देखें, कुछ झलकियां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमामि मातु वेद हस्त्र श्वेत हंस वाहिनी, नमामि मातु वेद हस्त्र श्वेत हंस वाहिनी, समस्त लोक मिठास से भरी हुई गिरा विनम्र दो मुझे, अनंत शक्ति दो मुझे, अधर्म को विनाशिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धि दायिनी, पुनीत लक्ष्य बोध दो, विवेक आत्मज्ञान दो, सुधा स्नेह की बहा दयालुता समान दो, हरो कलंक स्वार्थ को सुकीर्ति की प्रदायिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धि दायिनी, नवीन छंद में रचूं सुलेखनी विराजिए, विभिन्न राग दक्षता मुझे प्रदान कीजिए, प्रसन्न मातु होइए दया करो सुभासिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धि दायिनी, न जाति धर्म भेद हो सनातनी विचार हो, सहिष्णुता व धैर्य हो, स्वराष्ट्र धर्म प्यार हो, विनम्र याचना करूं समस्त दुख नाशिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धि दायिनी, नमामि मातु शारदे श्वेत हंस वाहिनी, समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धि दायिनी। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज का यह कार्यक्रम सदा अटल पुस्तक पर केंद्रित है और इसे अटल फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। मूलतः यह इंदौर में इसका कार्यालय है, सागर में इसकी इकाई अभी प्रारंभ की गई है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी अतिथि पधार चुके हैं और मैं अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। जैसे कि परंपरा है अतिथियों का स्वागत करने की,
तो अतिथि स्वागत के लिए मैं सुश्री शरद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मुख्य अतिथि श्री शैलन जैन जी का स्वागत करें। अटल फाउंडेशन की सागर इकाई की अध्यक्षा श्रीमती चंचला दुबे आए और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री श्याम तिवारी जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला सागर का स्वागत माल्यार्पण से करें। विनोद तिवारी जी, सचिव अटल फाउंडेशन, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कृपया मंडल के अध्यक्ष श्री वृंदावन अग्रवाल जी का स्वागत करें। एक राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्यामलाल के माध्यम से पिछले वर्षों में हम लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं और मुझे मंच का काफी काम करना पड़ता है, मुझे काफी बोलना भी पड़ता है कई बार, लेकिन जिस जगह पे मैं आज खड़ा हुआ पहली बार मुझे खड़ा कर दिया गया है। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो इसे आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मना किया था कि मुझे यहाँ खड़ा ना करें, लेकिन हमारे श्यामलाल के अध्यक्ष महोदय नए नए प्रयोग करने में विश्वास करते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा कर ही दिया है यार। तो अगर कोई गलती बीच में होती है तो आप क्षमा करें। इसके बाद में श्री अंबिका यादव को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और डॉक्टर आशीष द्विवेदी आज के हमारे प्रमुख वक्ता, उनका स्वागत करें। डॉक्टर मनिंदर पधारे और अध्यक्षता कर रही सुश्री शरद सिंह जी का स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री रमाकांत मिश्र जी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अटल फाउंडेशन का परिचय हमारे अतिथियों के सामने, हमारे साहित्यकार बंधुओं के सामने प्रस्तुत करें। मंचासी हमारे मुख्य अतिथि सागर नगर के लोकप्रिय रुझान विधायक आदरणीय शैलन जैन जी, नगर निगम के अध्यक्ष भाई श्री वृंदावन जी अग्रवाल, भाजपा के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी, सुश्री शरद सिंह जी, श्री आशीष द्विवेदी जी और मंच के समक्ष को पधारे हुए आप सभी आदरणीय नगर के प्रबुद्धजन, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि बताया गया कि अटल फाउंडेशन एक अटल जी की मेमोरी के लिए अटल फाउंडेशन का गठन किया गया। इसका गठन 2011 में अटल जी के मार्गदर्शन में ही किया गया था और उनकी जो भतीजी हैं श्रीमती माला तिवारी वाजपेयी, उनके माननीय अटल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने ये अटल फाउंडेशन का गठन किया था और इस गठन का उद्देश्य था कि मानवता, समभाव, कल्याण, ये सब योजनाएं समाहित होकर अटल फाउंडेशन के द्वारा आम जो नागरिकगण है, जो दुखी जन है, उन तक मुहैया करवाई जाए, ऐसी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाए और इसकी कई प्रदेशों में शाखाएं हैं। इसके लिए अटल फाउंडेशन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय जी से लेकर सभी का आशीर्वाद भी प्राप्त है। जैसा कि अटल फाउंडेशन की जिला इकाई का गठन होना था तो उमाकांत जी मिश्र जो कि शासन के अध्यक्ष भी है, तो उन्होंने इस गठन की जिम्मेदारी यहाँ पे ली और अध्यक्ष
श्रीमती चंचला देवी जी को, सचिव डॉक्टर महेश तिवारी और सौभाग्य श्री सुश्री सिंह जी और मुझे सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने मनोनीत किया और ये हम लोग का प्रथम प्रयास है। आप आदरणीय सभी लोग पधारे, मैं सबका नाम लेने में थोड़ा चिल्लाऊँ क्योंकि समय लंबा हो जाएगा। मुझे मालूम है विधायक जी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। आज ही की बात मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि हम लोग, मैं तो साइकिल से डेली अपना सुबह भ्रमण करता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, तो कॉरिडोर के यहाँ पे अचानक ही माननीय विधायक जी को मैंने टी शर्ट और फुल पैंट और कैप में देखा तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा कोई स्मार्ट कोई अधिकारी आए हुए हैं और क्योंकि वो आयुक्त की गाड़ी रखी हुई थी तो मैंने कहा कोई अधिकारी आए हुए हैं, तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं उस वक्त आयुक्त को जानता था, खत्री जी को, क्योंकि वो भी साइकिल पर मुझसे कई बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको दुआ सलाम हुई और पर्वत ही नजर पड़ गई बाजू में, तो बाजू में जो निकले माननीय विधायक जी, मैं अचंभित रह गया और बिल्कुल एकदम खुशी से सवाल हो गया कि वो उस वक्त तालाब में जो गंदगी है उसकी सफाई के लिए वहाँ पर निर्देश दे रहे थे कि यहाँ पर ये किया जाए। तो मेरा कहना ये कि क्षेत्र के विकास के लिए जो उनका संकल्प, वो खुद मैंने आज प्रमाण के रूप में देखा, तो आप सभी ने कई बार, मैंने भी कई बार देखा, लेकिन सुबह तो मैं ऐसे ही लोकप्रिय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अटल फाउंडेशन की ओर से आप सबका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। स्वागत क्रम में पिछले दिनों हमारे यहाँ एक बहुत बृहद ऑडिटोरियम का निर्माण की आधारशिला माननीय विधायक जी के प्रयासों द्वारा रखी गई थी, जिसमें हम सभी लोग उपस्थित थे और श्री सुबोध मलैया जी जो है उससे बहुत अभिभूत है और वो विधायक जी का स्वागत करना चाहते हैं उस कार्यक्रम के लिए और उस ऑडिटोरियम के लिए। उनका कहना है कि अपन जैसे लोग तो कभी ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऑडिटोरियम का निर्माण करवाए, लेकिन विधायक जी को उसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद सभी साहित्यकारों की ओर से, सभी कवियों की ओर से, सागर नगर के नागरिकों की ओर से और इसके साथ ही खुद अपनी माला लेके आए हैं, ये बड़ी बात है। और मैं श्याम के अध्यक्ष माननीय उमाकांत मिश्र जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ और उस कार्यक्रम में हम लोग उतना प्रस्थान नहीं कर पाए, तो आज उस कार्यक्रम के बाद में माननीय उमाकांत जी विधायक जी का स्वागत करना चाहते हैं और माल्यार्पण से कृपया विधायक जी का स्वागत करें। एक बड़ा कार्य जो हमारे नगर में हुआ, हाँ श्यामलम संस्था कर रही है, ये स्वागत श्यामलम संस्था की ओर से है। उमाकांत जी कभी भी कोई भी ना उपहार स्वीकार करते हैं, ना पुरस्कार स्वीकार करते हैं, ना कुछ भी जो है वो श्यामलम के नाम से ही करते हैं और उनका कहना है कि जो भी कार्य हो रहा है वो श्यामलम ही कर रही है, केवल उमाकांत जी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और आदरणीय डॉक्टर चंचला देवी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो अटल फाउंडेशन सागर की अध्यक्ष है, तो स्वागत भाषण के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद पाटिल जी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह
डॉक्टर चंचला दवे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है, स्वागत करती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जन जन के लोकप्रिय सागर के विधायक श्री शैलेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि भाजपा के सागर अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी, नगर निगम पालिका सागर के अध्यक्ष श्री वृंदावन अहरवाल जी और कमिश्नर जो कि अभी पधारे नहीं हैं, अभी शाम में कुछ ही पधारेंगे, मैं उनका भी यहाँ से एक बार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज सदा अटल पुस्तक पर अपने ओजस्वी विचार व्यक्त करेंगे आज हमारे इंक मीडिया के डायरेक्टर आशीष द्विवेदी जी, अटल फाउंडेशन सागर के संभागीय अध्यक्ष साहित्यकार सुश्री शरद जी, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ अटल फाउंडेशन के सहयोगी संस्था शामलम के निदेशक श्री उमाकांत जी मिश्र का, सचिव श्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी, संयोजक श्री रमाकांत मिश्र जी का, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय श्री संतोष पाठक जी का। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर इस आयोजन का होना उसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। यह जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सदा अटल पुस्तक का द्वितीय संस्करण है। इस शुभ अवसर पर संपादक श्री अभिषेक तिवारी जी, सह संपादक उमाकांत मिश्र जी एवं राष्ट्रीय अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती माला वाजपेयी तिवारी जी, संकलनकर्ता श्रीमती पूर्वा तिवारी जी का भी मैं इस मंच से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, जिनके इस अथक प्रयास का यह सुफल आज हमारे समक्ष है। इस पुस्तक पर देश के महान चिंतकों, राजनेताओं और अभिनेताओं के द्वारा उद्धृत महत्वपूर्ण आलेख है, जो भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के व्याख्यानों के प्रमुख अंश हैं। पुस्तक पर चर्चा न करते हुए, क्योंकि इस पर प्रमुख वक्ता और हमारे अतिथिगण इस पर प्रकाश डालेंगे, वाणी के पुरोधा कहे जाने वाले वाजपेयी जी भारत रत्न और डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित 1994 में उन्हें श्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिला। आपके जीवन का निर्णायक पड़ाव स्वयं में ही एक संघर्ष, समन्वय और संवाद के शिखर की प्रखर ओजस्वी कहानी है। मैं स्वागत करती हूँ, चूंकि मुझे स्वागत भाषण का भी दायित्व दिया गया है अध्यक्ष होने के नाते, तो मैं स्वागत करती हूँ अरुण कुमार दुबे जी, शिव रतन यादव जी का और कविता जी का, नीलिमा पिंगलापुरी जी का और आदरणीय हमारे सुखदेव तिवारी जी का, आर.के. तिवारी जी का और यहाँ उपस्थित सभागार के सभी लोगों का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। समय सीमा के कारण मैं बहुत ही अधिक न बोल करके आपका प्रत्येक जन सबको मेरा परिचय, सबको मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ और अंत में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ कि न हार में न जीत में, न हार में न जीत में, चिंतित नहीं भयभीत में, चिंतित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी भला, वह भी भला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी भला, वह भी भला। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ मैं भी उस दिन जिस दिन ऑडिटोरियम का शिलान्यास हुआ, मैं सागर से बाहर थी, इसलिए विधायक जी उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकी, परंतु आज इस मंच से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप यशस्वी होइए, दीर्घायु होइए, इसका मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। मंच को प्रणाम करते हुए मैं आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। इसके बाद मैं गायक श्री शिवरतन यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अटल जी की एक कविता का वाचन हम सभी के सामने करें। आदरणीय तिवारी जी,
प्रबुद्ध पाठक मंच के अध्यक्ष पधारे और श्री शिवधन जी यादव का स्वागत। नमस्कार। मंचासीन हमारे नगर के जुझारू और हर दिन पूरे अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए बहुत सारी घोषणाएं करते हैं और चमत्कारी काम भी हुए जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको हम रूप दे रहे हैं। चाहे कला साहित्य का हो, लोगों की सुविधाओं का हो, ऐसे हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। आज एक युवा अध्यक्ष के रूप में हमारे श्याम तिवारी जी यहाँ विद्यमान हैं और बहुत कर्मठ व्यक्ति है। आदरणीय श्री वृंदावन जी बहुत पहले से नगरपालिका निगम के अन्य पदों पर रहे हैं और क्रियाशीलता उनकी अतुलनीय। भाई आशीष द्विवेदी का तो कहना ही क्या है, तन्मयता से आप इनको सुनेंगे और ये बिना किसी लिखे हुए पढ़े हुए कोई आलेख लेके नहीं आते और जो बोलते हैं तो चमत्कारी दृष्टि नहीं होती है और वो खुद भी नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोग जानते हैं। माननीय शरद सिंह जी देश की प्रतिष्ठित साहित्यकार, उपन्यासकार और एक बड़ा नाम है देश में। ये पुस्तक मुझे कल महात्मा गांधी जी ने रात्रि को भेंट की और हमें उन्होंने आदेश किया कि इसमें से कोई रचना चुन के आपको प्रस्तुति देना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोक संगीत से जुड़ा हुआ आदमी और ये रचना है मुझसे कुछ अलग है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। आज सिंधु में ज्वार उठा है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, रघुपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा। शत शत आघातों को सहकर, सह सह आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जला, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। अरे दीप बुझे, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर अंधियारा। और हिंदू चीर कर तल की छाती चमका हिंदुस्तान। हिंदू चीर कर तल की छाती
बहुत ही सुंदर, बहुत ही ओजस्वी वाणी और बहुत ही सुंदर अटल जी की कविता। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों का उद्बोधन प्रारंभ किया जाता है और सबसे पहले मैं आज के मुख्य वक्ता श्री आशीष द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के कार्यक्रम पर अपना वक्तव्य दें। आशीष जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये एक मीडिया के डायरेक्टर हैं और जो इनका मन है वही शरीर है, जो इनकी वाणी है वो अंदर भी ये जीते हैं और ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं। तो बड़े सम्मान के साथ में आदरणीय आशीष जी को बुलाता हूँ कि आए और वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें सभा के सामने। आज के इस अत्यंत गरिमामय और बेहद आत्मीय आयोजन में मंच पर सुशोभित इस सागर की संवेदनाओं सरोकार से भरे हुए व्यक्तित्व हमारे आदरणीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के समय के बहुत ऊर्जावान और उतने ही ओजस्वी वक्ता श्याम तिवारी जी, जिन्होंने अनवरत सक्रियता से पिछले 2 माह में ही सागर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। अनवरत सक्रिय हैं अलग अलग स्थानों पर। ऐसे श्याम तिवारी जी नगर निगम के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय वृंदावन अहरवाल जी, इस शहर का नाम दिगंत तक पहुंचाने वाली, राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य जगत में अपना नाम आलोकित करने वाली दीदी सरस सिंह जी और इस पूरे आयोजन का बहुत सुंदर समुद्र संचालन कर रहे हमारे अग्रज आदरणीय संतोष पाठक जी, पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार उमाकांत भाई साहब, जो इतने तरह की व्याधियों के बाद, इतने तरह के तनाव के बाद सागर में इस ज्वाला को प्रज्वलित किए हुए हैं, इस मसाल को साहित्य की थामे हुए हैं, उनका प्रयास स्तुत्य है, प्रणम्य है, अभिनंदनीय है और हम सब उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने सागर को एक धारा दी है, एक दिशा दी है और इस पूरे सभागार में विराजे हुए अलग अलग क्षेत्र से विराजे हर व्यक्ति अपने आप में एक संस्था के रूप में यहाँ पर विराजा हुआ है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नाम लेना समय की सीमा है और समय की मर्यादा ही जीवन की मर्यादा है। मैं बड़ी आदर के साथ ये जो पुस्तक है, इस पर तकरीबन साल भर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी दीपक होटल के सभागार में। अटल फाउंडेशन के नाम से एक नई इकाई की शुरुआत उमाकांत भाई साहब ने की है और नए जाने कितने ऐसे काम वो कर रहे हैं शहर में जो आने वाले समय में इतिहास में लिखे जाए। तो मैं जो बात कर रहा था अटल जी के नाम पर एक पुस्तक का जो हम लोगों ने शुरुआत की थी और मंच की एक मिनट जरूर बात करूंगा। मंच जो है ये अलग किस्म का मंच है, बड़ा असहज सा महसूस कर रहा हूँ इस तरह के मंच पर। ये राजनीतिक मंच भी है और साहित्यिक मंच भी है। कुछ इस तरह का उन्होंने गठजोड़ कर दिया इस बार और प्रयोग धर्मिता के लिए जाने जाते तो एक नया तरह का प्रयोग है। मैं राजनीतिक मंचों पर आमतौर पर कभी बैठा नहीं हूँ, बड़ा असहज बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ, अपने मन की बात बताऊँ। दूसरी बात यह है कि इसमें लैंगिक साम्य भी है, जातीय साम्य भी है और राजाश्रय में ही कलाएं बनती है, इसलिए उन्होंने शहर के राजा को भी एक तरह से बिठाला हुआ है इसमें। तो कलाओं को पल्लवित तो पुष्पित करने का काम राजाओं का होता है प्राचीन काल से। और मैं बड़ा भाग्य है कि मैं एक ऐसे विधायक के तौर पर मिले हुए हैं प्रतिनिधि कि जो कलाओं को पल्लवित करने में उतने ही चिंतित है जितने की हमें होना चाहिए। तो ये बड़ा सौभाग्य हम सबका। अटल जी की जब बात आती है, अटल जी की पुस्तक की जब बात आती है, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ दूसरी पार्टियों के लोग बैठे होते तब भी वो उतना ही उदार तरीके से अटल जी पर बोलने के लिए तैयार आते रहते, क्योंकि अटल जी किसी राजनीतिक विचारधारा पार्टियों से परे इतना सर्व स्वीकार्य राजनेता मुझे लगता है कि भारतीय
राजनीति के फलक में इनको कांग्रेसी ही उतना सम्मान देते थे, समाजवादी भी, वामपंथी भी, राष्ट्रवादी भी, हर विचारधारा के लोगों ने। 1994 में चमत्कार हुआ था जब मानवाधिकार आयोग में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब उनको भेज दिया था कि आप जाकर भारत का पक्ष रखने के लिए जाएंगे। ये उदार्य भाव भारतीय राजनीति से विलोपित होता जाएगा। ये जो ऋषि परंपरा थी वह भी भारतीय राजनीति से आहिस्ता आहिस्ता हमें स्वीकार करना पड़ेगा तो विलोपित होती जा रही है। लेकिन अटल जी ने उस चीज को थामे रखा और अपने अंतिम समय तक अटल जी ने जो किया वो भारतीय क्षितिज में, भारत रत्न है पुस्तक की जब मैं बात करता हूं तो पुस्तक में 51 लोगों ने आलेख लिखे, 51 लोगों के आलेख उसमें, और अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने। देखिए जीवन में हमें इतना जरूर कुछ कर जाना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपके बारे में कहने वाले, लिखने वाले और बोलने वाले कुछ हो, वो कुछ सार्थक कह सके, तब इस जीवन की, मनुष्य जीवन की सार्थकता बनती है। और अटल जी ने कम से कम इतना कर दिया है कि उनके बारे में लिखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए सब चीजों उन्होंने इतना विशाल क्षितिज है पूरा का पूरा। सबसे पहले तो साधुवाद के पात्र उनका परिवार है कि हम अपनी विरासतों को, अपने पुरखों को किस तरह से स्मरण रखे हुए, उन्होंने कैसे कैसे कुरेद कर एक एक संबंध जो अटल जी से जुड़ा हुआ था उनको एकत्र किया, उनसे लिखवाया, उनके संस्मरण आए और एक पुस्तकाकार रूप में आपके सामने। पहली पुस्तक जो आई थी उसकी तुलना में यदि हम कहेंगे तो ये वाली जो पुस्तक है ज्यादा समृद्ध है आलेखों के माध्यम से। किंतु एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके मन में है उसको बुदबुदाना नहीं चाहिए, ना उसको फुसफुसाना चाहिए। जीवन का एक सूत्र है कि यदि बुदबुदाएंगे और फुसफुसाएंगे तो अंदर से असामान्य दिखने लगेगा। तो जो कुछ आपको अच्छा लगता है उसको पूरी ताकत से कहिए, और जो कुछ आपको कमी लगती है उसको भी पूरी ताकत से कहना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो सत्ता हो, कोई भी, तब जाके आपके व्यक्तित्व में एक खिलापन आता है। तो ये कहने में क्योंकि इस पुस्तक में मुझे सबसे ज्यादा जो चिंता लगती है, अच्छी बातों पर बाद में बात करूंगा, चिंता ये लगती है कि प्रूफ की बड़ी गलतियां हुई। और जब प्रूफ की गलतियां होती हैं तो खिन्न हो जाता है, क्योंकि अटल जी एक संपादकाचार्य भी रहे, संपादक भी रहे, वीर अर्जुन अखबार के संपादक भी रहे। तो हमें एक प्रोफेशनल तरीके से उसके प्रूफ का वाचन अनिवार्यता करवाना चाहिए। और यदि ये पुस्तक श्यामलम के कारखाने में आती तो मुझे लगता है कि उसमें प्रूफ की जो कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ वाक्य विन्यास की अशुद्धियां हैं, कुछ व्याकरणगत अशुद्धियां हैं, कुछ तथ्यात्मक अशुद्धियां भी हैं, कुछ नाम को लेकर अशुद्धियां हैं, ये कम से कम 5-6 तरह की अशुद्धियां हैं, वो शायद ना हो पाती है बहुत छोटी सी, लेकिन कई बार वो छोटी चीजें आंखों में चुभती है। खासतौर पर जब पत्रकारिता के ऊपर बात करते हैं तो एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक कामा, एक एक खिज्जा आपका यदि ठीक नहीं होता है तो आंख आपकी खटकती है, अटकता है वहां और खिन्नता भी आती है। तो ये कुछ चीजें उसमें हैं जो शायद ना होती तो शायद और बेहतर होता। किंतु जो पुस्तक निकालने वाले हैं वो शायद उतने व्यवसाय को, उतने प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से अपने भाव को व्यक्त करने के लिए इस पुस्तक को एक रूप दिया है। अच्छी बात है, लेकिन उसको और भी सुंदर और भी बेहतर, पहले बार मैंने जब कहा था कि इसका आवरण पृष्ठ अच्छा नहीं है तो भाई साहब उसका आवरण पृष्ठ खिला हुआ बना दिया। अटल, सोनल मानसिंह ने उसके पुस्तक में लिखा है, मशहूर नृत्यांगना है, उन्होंने लिखा है अटल मतलब दृढ़, स्थिर, प्रज्ञ, और बिहारी मतलब खिला हुआ सौंदर्य। बिहारी का अर्थ लिखा है खिला हुआ सौंदर्य इसका। तो वो जो खिला हुआ सौंदर्य है उनकी उन्मुक्त हंसी में झलकता है। वो जो हंसी है, मैं बार बार जब हंसी की बात करता हूं तो हमारी जो हंसी की उन्मुक्तता है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो लगातार डाउन जा रही है। वो क्यों जा रही है? क्योंकि हम अंदर से उस ढंग से हंस नहीं रहे, अंदर कई तरह की गांठें हैं, अंदर तरह की विषाक्तताएं हैं, इसलिए वैसी हंसी उन्मुक्तता के साथ। लेकिन अटल जी की जो हंसी है उसमें वो उन्मुक्तता हमें दिखती है। अटल जी के जब संवाद करने का तरीका होता है मित्रों, तो आपने देखा होगा वो बीच बीच में रुक जाते थे। जो ठहराव है उनके भाषण संवाद कला है, जो आंख मूंदने की कला है, वह है उनका अंतर चेतना से संवाद। उस वक्त वह अपनी अंतर चेतना से संवाद करते हैं और फिर कोई ऐसी बात कह देंगे जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी, चर्चा का विषय बन जाएगा। आप देखिए एक राजनेता, एक प्रधानमंत्री कितना उदार होता है,
ग्वालियर में बाड़े पर एक गुलशन बजाज की पुस्तक, उन्होंने उसमें आलेख लिखा। गुलशन बजाज के यहाँ से वो कपड़े लेते थे, पूरा परिवार कपड़े लेता। फिर वो गुलशन बजाज चले गए सूरत। सूरत में प्लेग फैला। अब अटल जी के कोई रिश्तेदार वहां परेशान थे, ब्लैक उनको प्रॉपर इलाज नहीं कर रहा था। उन्होंने गुलशन बजाज का फोन नंबर अपने पीए से कहा कि इनको फोन लगाओ और वो मदद के लिए जाएंगे। और वो 11वें माले पर जाते हैं। वो कपड़े की दुकान वाले गुलशन बजाज ग्वालियर के सूरत में बस गए थे और वहां से उनको सकुशल वापस लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं। पर अटल जी को फोन करके बताते हैं कि उनको सकुशल ले आए, निश्चिंत रहिए। ये एक व्यक्ति की उदारता, महानता का प्रमाण है कि अपने से जुड़े सबसे निचले दल के व्यक्ति को, जिसके यहाँ से कपड़े लेके जो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उसको उन्होंने कभी विस्मृत नहीं किया, उनका फोन नंबर भी सहेज के रखा। ये आदमी को विराट बनाता है, ये व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। जब हम इस तरह के काम करते हैं तब लगता है कि नहीं। ममता बनर्जी इतना परेशान करती थी गठबंधन के समय के लिए, तो आप ताज्जुब करेंगे वो ममता बनर्जी के घर चले गए और उनकी माता जी से कहा कि आपकी बेटी बहुत तंग करती है मेरे लिए। ममता बनर्जी जब गठबंधन सरकार में थी तो कहा कि आपकी बेटी बहुत तंग करती है। और ये उनका अभिभावक भाव देखिए किस तरह का भाव। और उसके बाद ममता जी के भाव पूरे बदल जाते होंगे। तो ये इतना बड़ा राजनेता, एक प्रधानमंत्री चला जाए कि बेटी की शिकायत करने के आपको बड़ी परेशान कर रही है। ये अटल जी को महामानव बनने की जो श्रेणी है वो अटल जी की इस कारण से बनती है। उन्होंने इस तरह के ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए जो आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको अपनी भाभी के हाथ के गुजिये बड़े पसंद थे। पुस्तक में बहुत अच्छा रोचक वर्णन आए। तो वो गुजिया होली पर अलग से उनको बनने के लिए जाते थे। अपनी भतीजी माला तिवारी जी जिनकी पुस्तक लिखी हुई उनके दामाद जी ने, तो उनको मोगरे के फूल के जेवर चाहिए थे अपने विवाह आभूषण। तो विदेश मंत्री रहते हुए मोगरे के फूल के आभूषण एक दलिया में लेके आए कि लो बिटिया ये तुमने कहा था तुम्हारे लिए ये हम लेके आए। तो इतनी छोटी छोटी बातों को, परिवार को कैसे जोड़ के रखना है, समाज को कैसे जोड़ के रखना है, राष्ट्र को कैसे जोड़ के रखना है, विपक्ष को कैसे साथ लेके चलना है, इन सब चीजों का यदि हम एक कोलाज बनाते हैं तो तस्वीर उभर रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और दूसरी तस्वीर अभी फिलहाल आजादी के बाद इसका कोई व्यक्ति नहीं आता। जब उनको अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा कि पद नहीं है, ये दायित्व है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है, ये कोई अलंकार नहीं है मेरे लिए। उन्होंने इस तरह के भाव थे उनके लिए कि हम इस पर बैठकर कोई वैभव का प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई हमारे लिए अलंकार नहीं मिल गया हमारे लिए, अभी बहुत काम करना है। जब उत्तर प्रदेश में गए तब वहां पर दलितों को लेकर अत्याचार हो रहे थे। हाजिर जवाबी और विरोध प्रियता दो अद्भुत गुण, और हर राजनेता में होना चाहिए ये अद्भुत गुण उनके अंदर। उनसे कहा गया कि अटल जी पद यात्रा कब तक चलती रहेगी? उन्होंने कहा तब तक चलेगी जब तक पद नहीं मिल जाता, तब तक मेरी पद यात्रा चलती रहेगी। तो कैसे क्या बात कहनी है? फिर उनसे कहा गया कि आप एक तरफ धर्म दल है, एक तरफ धर्म दल है, आप किस दल में? एक पत्रकार राजेश शर्मा ने सवाल किया, इस सब के पुस्तक में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं किसी दल में नहीं हूं, मैं दलों के दलदल में कमल खिलाता हूं। मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं तो आनंद से सराबोर हो जाता हूं कि एक राजनेता किस तरह से सोचता है, उसका सोचने का मस्तिष्क में न जाने कहां से क्या विचार आते हैं। क्योंकि एक पत्रकार, हम कहते हैं पत्रकार बुद्धिजीवी होता है, लेकिन कवि जो होता है वह ऋषि तुल्य होता है। वेद व्यास हो या महर्षि वाल्मीकि हो, ऋषि और कवि, तो उनका जो दायित्व है, इस पुस्तक में एक और छोटी सी जो कमी मुझे नजर आती है, उनके पत्रकारी अवदान पर नहीं लिखवाया गया। उनके कवित्व अवदान पर भी शायद कोई ऐसा नहीं मिला लिखवाने वाला। वो सारे के सारे कोलाज, एक व्यक्ति क्या क्या जीता है, एक व्यक्ति कवि भी बनता है, एक व्यक्ति पत्रकार भी बनता है, एक व्यक्ति राजनेता भी बनता है, एक व्यक्ति बहुत प्रखर वक्ता भी बनता है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ भी बनता है, एक व्यक्ति के अंदर, और एक व्यक्ति सबसे अच्छा मनुष्य भी बनता है। सबसे बड़ी जिसने मनुष्यता का गुण आ गया उनके अंदर, तो वो सारे गुण अंदर समाहित हो जाते। अटल जी में सबसे बड़ा गुण ये था कि वह इतने विराट कद के होते हुए भी उन्होंने अपनी मनुष्यताई को नहीं त्यागा। वो एक अच्छे इंसान सदैव बने रहे अंत तक जीवन के, जो रिश्ते निभाए, चाहे वो आडवाणी जी को लेकर हो, कई तरह की बातें मीडिया में प्रचारित होती है, किंतु उनके जो भाव है, उनके जो उद्गार है, उनकी कविताओं में उच्चारित होते हैं। किस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी है, एक एक कविता में
उन्होंने अपनी सारी विरह को, सारी पीड़ाओं को, सारी अंतर्वेदना को व्यक्त करके रखा है। इस तरह से अटल जी के बारे में सुनना, अटल जी के बारे में पढ़ना, अटल जी के बारे में देखना, अटल जी के बारे में समझना, उसके लिए हमें अटल जी को बहुत अलग दृष्टि से देखना होगा। हम यदि संकीर्णता के साथ देखेंगे, केवल इस दृष्टि से देखेंगे कि ये एक विचार से जुड़े व्यक्ति थे, तो हम शायद अटल जी के और बाकी जो कमल की पंखुड़ियां हैं, जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, पूरी खिल चुकी थी। मनुष्यता का अर्थ ही यह होता है कि आप अपने सारे पंखुड़ियों को जब खोल देते तब आप सुरभित हो जाते। अटल जी ने अपनी सारी पंखुड़ियों को खोल के रखा, इसलिए वह महक गए पूरे राष्ट्र में, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। अटल जी सर्वप्रिय बन गए, सर्वलोकप्रिय बन गए। ये खूबियां आज के राजनेताओं को उनके बारे में यदि पढ़ेंगे तो बहुत उदारता आएगी, विराटता आएगी, व्यक्तित्व में एक अलग तरह की निर्माण हुआ व्यक्तित्व का। वो सारी की सारी चीजें आज के राजनेताओं को, जब विदेश मंत्री बने तब किसी ने कहा नेहरू जी का फोटो लगा हुआ है आपके कमरे में, क्या किया जाए, इसको निकाल दिया? उन्होंने कहा नहीं, नेहरू जी का फोटो लगा रहे हैं। आज के दौर की संकीर्णताएं देखिए आप, कहां कहां क्या क्या होता रहता है, जरा जरा सी बात पर चीजों को कैसे विकृत कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें अटल जी के व्यक्तित्व से हम सीखेंगे। किससे क्या, जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश निर्माण हुआ, पाकिस्तान युद्ध हुआ, उन्होंने दुर्गा कहकर, मतलब प्रशंसा भी करना है अपने विपक्ष की, उसके लिए अटल जी ने पूरी उदारता के साथ सीखा गई। तो ये बात यदि हमने अटल जी सीख ली, और हिंदी का भाषा का जो सौंदर्य है, हिंदी भाषा का जो माधुर्य है, असहमतियों का जो सौंदर्य और माधुर्य है, मैं हमेशा कहता हूं जिसने असहमतियों के सौंदर्य और माधुर्य को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, असहमतियां अक्सर विचलित करती है। जरा सा कोई ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं जा रहा, ये दाएं बाएं क्यों जा रहा। जिसने असहमतियों को स्वीकार कर लिया, माधुर्य के साथ स्वीकार कर लिया, वो समझ लीजिए अटल जी का सच्चा अनुयायी बनने का हकदार बनता है। अटल जी का सच्चा अनुयायी वही बन पाएगा जिन असहमतियों को, आलोचनाओं को उतने ही प्रेम से स्वीकार कर लेगा। धैर्य देखिए, नैतिकता देखिए। एक वोट से सरकार गिरती है, इस्तीफा दे देती, इस्तीफा दे देती। आज की जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं इस तरह की, क्या नहीं कर सकते थे लेकिन नहीं किया। गिरधर गोमांग का एक वोट जहां से उनकी सरकार गिर जाती है, खत्म कर दी। ये सारी की सारी बहुत सारी बातें हैं अटल जी के व्यक्तित्व से सीखते हैं। ये पुस्तक इसलिए पढ़ना चाहिए खासतौर पर नवयुवाओं के लिए और राजनेताओं के लिए उनकी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि आपके बारे में एक संगीतज्ञ भी लिखे, आपके बारे में एक नृत्यांगना भी लिखे, आपके बारे में एक फिल्म अभिनेता भी लिखे, आपके बारे में एक खिलाड़ी भी लिखे, आपके बारे में एक समाजसेवी भी लिखे, आपके बारे में एक कलाकार भी लिखे। इतने तरह के जो आयाम समाज के हैं, वो सारे के सारे लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अपने बारे में अच्छा कहना और अपने आसपास के लोगों से अपने बारे में अच्छा कहलवाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बड़ी बात यह है, कोई अजनबी, कोई अनजान, कोई आलोचक यदि आपके बारे में अच्छा कहता है तो आप बहुत बड़े तक के आदमी, आलोचक के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं। ये सारी खूबियां जिस दिन हम भारत के राजनेताओं के व्यक्तित्व में अंगीकार हो जाएंगी, उस दिन से भारत, अटल जी का जो भारत है, उस दिशा में हम अग्रसर हो जाएंगे। मुझे बहुत आनंद के साथ आपने सुना, क्योंकि यहाँ खड़ा बोलना, खड़े होकर बोलना जितना साहस का काम है, उससे कई गुना साहस का काम है वहां बैठकर धैर्य से सुनना। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, माननीय विधायक जी को और धन्यवाद इसलिए देता हूँ। मैंने बार बार कहा, मैंने विधायक जी के बारे में लिखा था और श्याम जी के बारे में लिखा था, मैं राजनेताओं के बारे में कभी नहीं लिखता हूँ। ये दो लोगों के बारे में मैंने लिखा है और जो लिखा है मेरे अंदर के स्वर निकले थे, क्योंकि जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो एक पल की देरी न कीजिए, उसके बारे में अच्छा बोल दीजिए, अगले पल न जाने क्या हो जाए। और जिसके बारे में बुरा भी सोचते हैं उससे भी लिख दीजिए, कह दीजिए। अंदर कोई खलिश नहीं होना चाहिए आपके बारे में। खलिश नहीं रहेगी तो आप अंदर से बाहर से एक जैसे रहेंगे। कितना ही एक्सरे करवा लीजिए, कितना ही धन्यवाद भाई आशीष जी।
इसके बाद में ऊर्जावान निगम अध्यक्ष श्री अहिरवार वृंदावन अहिरवार जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और इस पुस्तक पर अपने विचारों का आज के पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर सदा इस अटल कार्यक्रम में मंच की जैसे आदेश है, तो मंच के आदेश को मानते हुए आदरणीय मंच मेरे सम्मुख विराजमान शहर के गणमान्य नागरिकगण और जैसी मैंने पढ़ा कि मुझे भी 2 मिनट बोलना है, तो हम लोग राजनीतिक भाषा का भी बहुत दिए और राजनीतिक भाषा में जितना बोलना है उतना बोलना चाहिए, लेकिन साहित्यकारों के बीच में भाषण देना ये तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। एक अटल जी के विषय में मन में एक विचार कर रहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे जीवन में संघर्षों की लड़ाई की, लेकिन जब भारत रत्न देने की बात आई उस समय तात्कालिक सरकारों ने लगभग 33 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के 83 सांसद और एक निर्दलीय सांसद आदरणीय हमारे प्रहलाद पटेल जी ऐसे 84 सांसदों के साथ जब इस देश में सम्मिलित सरकार बनी, उस सम्मिलित सरकार में 2 विचारधारा, उस समय बाबा साहब की विचारधारा, पंडित श्री अटल बिहारी जी की बात विचारधारा, जिस दल की विचारधारा अलग अलग है, और एक नदी के दोनों पहलू जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सम्मिलित सरकार बनी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने वाले और उस सदन में सबसे पहले इस आवाज को बुलंद करने वाले सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने वर्षों की मेहनत बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया, उनको भारत रत्न दिया। आज की परिदृश्य की राजनीति और जब उनकी सरकार गिरी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते टीवी पर हम लोगों की भी नजर पूरे समय जमी हुई थी। जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी तो उसके बाद जो दूसरे दिन पेपरों में लिखा तमाम व्यक्तियों ने कि एक वोट से अटल जी की सरकार कर गई, और उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता चाहता तो हजारों व्यक्तियों को खड़ा करके 2 या 3 सीट लेना कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन पंडित अटल बिहारी जी ने कहा था कि इस जीवन में अगर मुझे एक वोट खरीदना पड़े तो उस चिमटी से छूने के लायक भी नहीं है। और उस समय उसके दूसरे या तीसरे दिन सम्मानीय चंद्रशेखर जी ने जब उनको लगा, उनको ये महसूस नहीं था कि ये सरकार बन जाएगी अटल जी की, लेकिन चंद्रशेखर जी ने कहा उसके बाद कि अटल जी अगर मुझसे कहते तो मैं ये वोट अटल जी को देता, मुझे नहीं मालूम था कि देश का इतना अच्छा प्रधानमंत्री एक वोट से प्रधानमंत्री पद से खड़े। आप सभी ने मुझे यह धैर्यपूर्वक किया, आप सभी के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नगर के आदरणीय विधायक जी को कहीं, खैर वो हमेशा ही व्यस्त रहते ही हैं और जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उनकी व्यस्तताएं समझी जा सकती है। तो मैं बीच में आदरणीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना वक्तव्य दें
और इसके बाद इसके पूर्व में सारे सदन की ओर से ऑडिटोरियम के लिए एक बार पुनः उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कृपया एक बार जोर से ताली बजाकर हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। ये ऑडिटोरियम 2026 में आपके हमारे सबके बीच में बन के तैयार हो जाएगा और इस ऑडिटोरियम के साथ में रई रोड पे भी 8 करोड़ रुपए की राशि से एक ऑडिटोरियम बनने वाला है। उसका भूमि पूजन इसकी महा हम लोग करने वाले हैं, वो भी 2026 में बन के तैयार है। और कला संस्कृति साहित्य के लिए एक लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि से भी एक नया भारत भवन की तर्ज पे जो भवन है वो भी 2026 तक बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारे साहित्यकार मित्रों के लिए बहुत खुशखबरी हो सकती है। हमारे बैठक की सूचना आ गई है, इसलिए मैं 2 मिनट में अपना बात समाप्त करूँगा। सम्मानीय मंच, आज ऐसा लग रहा था कि मुख्य वक्ता के पश्चात फिर किसी व्यक्ति के बोलने की, किसी वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है और सुंदर मन की गहराइयों से और अटल जी के संबंध में इतनी मन की गहराइयों से वही व्यक्ति बोल सकता है जिन्होंने अटल जी को, उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को आत्मसात किया। ऐसे हमारे मुख्य वक्ता जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है। सदा अटल यानी अडिग और नाम के अनुरूप उन्होंने अपने जीवन काल में, हमें अगर स्मरण होगा कि जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया तो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रामजी हतप्रत थी। न केजीबी को पता, न CIA को पता, किसी को खबर नहीं लगने दी। इसलिए बहुत गोपनीय तरीके से उन्होंने ये परमाणु परीक्षण करके और पूरी दुनिया में परमाणु शक्ति के रूप में भारतवर्ष को स्थापित करने का काम किया था। ये उनकी अटल इच्छा शक्ति का परिणाम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप सबको ध्यान है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, अनेक पाबंदियां लगा दी, भारतवर्ष को मिलने वाली कितनी वित्तीय सहायता रोक दी गई। उन्होंने दबाव डाल के यूरोपीय संगठन को भी सैंक्शंस लगाने के लिए बाध्य किया। अटल जी अड़े रहे, अटल जी हिले नहीं और इतने सारे झंझावात को झेलते हुए अंतोगत्वा अमेरिका सहित पूरे दुनिया के तमाम देशों को अपनी पाबंदियां वापस लेने पड़ी। ये थे हमारे, आपको याद होगा वो दोस्ती का पैगाम लेके पाकिस्तान पहुंचे, बस से गए। लोगों को लगा कि इस सब की आवश्यकता क्या है, लेकिन वो चाहते थे कि, वो हमेशा कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी है हमारे, तो वो दोस्ती का पैगाम लेके गए। लेकिन हमारे दोस्त कहिए कि क्या कहिए, उन्होंने अटल जी की दोस्ती के पैगाम को गलत अर्थों में लिया और गतिविधियां जारी रखी। परिणाम सामने है, कारगिल के माध्यम से उन्होंने जो करारा जवाब दिया था, ये अटल जी का व्यक्तित्व, ये अटल जी की दूरदर्शिता और दृढ़ शक्ति थी। और अभी आशीष जी कह रहे थे कि ममता सबका भी था ना, वो जयललिता, अब तो लगता जयललिता जी की एक वोट ने उन्हें उनकी सरकार गिर गई। लेकिन
अगर अवैधानिक असंवैधानिक तरीके से अगर हम अपनी सरकार बचाना चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। अटल जी का वक्तव्य था, अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और चंद्रशेखर जी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और अगर आपने कभी सुना उनके उस वक्तव्य को सुना होगा जब अविश्वास प्रस्ताव में कितनी लंबी चर्चा चली थी, चंद्रशेखर जी अगर 20 मिनट बोले थे तो 19 मिनट उन्होंने कसीदे पढ़े अटल जी के। अटल जी ने ये किया, देश के लिए कहाँ ले गए, लेकिन अंत में उन्होंने कहा मेरे मित्र अटल जी मैं मजबूर हूँ, मैं आपको वोट नहीं दे सकता। तो लेकिन अगर बातों ने कहा जब एक वोट से हार गए, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मालूम होगा कि मेरी एक वोट से अटल सरकार बच जाती तो मैं अटल जी को जरूर, अटल जी के प्रतियों को, अटल जी की यादों को, अटल जी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और सदा सजग और सजीव बनाए रखने के लिए ये सदा अटल जो यात्रा शुरू हुई है उसके द्वितीय संस्करण के अवसर पे मुझे भी इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मैं उमाकांत भैया को, पूरी श्यामलम परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके बाद जो भी संस्करण आते चलेंगे और हम भी उस यात्रा में सम्मिलित होंगे और अटल जी के बीच में, अटल जी के साथ हमारे कोई निजी अनुभव होंगे उनको भी साझा करेंगे। अभी तो अपन ने किताबों में लिखी बातें हैं वो साझा की हैं, कुछ बातें मुझे भी ध्यान है। अटल जी के साथ कुछ पल बिताने का, कुछ बातचीत करने का सौभाग्य मिला, तो उसकी चर्चा अगले यात्रा के अगले पड़ाव में करेंगे। मुझे एक बैठक के लिए मेरे घर पे ही है बैठक और जो है वो पहुंच गए, तो मैं आगे चाहता हूँ और मेरे मित्र इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्याम तिवारी जी को मैंने टिकमन किया है, तो मेरे वक्तव्य के बाद हम सब श्याम तिवारी जी की बात को जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय श्याम तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। चर्चा कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मेरे बहुत ही पुराने मित्र और हम सब विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया, आशीष जी ने कम किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम किए अच्छे राष्ट्रवाद को लेकर काम करने वाले ऐसे डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी। साहित्य के क्षेत्र में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिनको अखबारों में देखता हूँ और सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, ऐसी मेरी बड़ी बहन आदरणीय सरस्वती जी संचालन कर रहे, आदरणीय पाठक जी उपस्थित, सभी कार्यकार उपस्थित बहनों और भाई। क्योंकि अटल जी पर चर्चा है, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अटल जी एक सत्ता के केंद्र है और अटल जी के बारे में शायद मैंने पहली बार उनको यहाँ पे सामने जब खेल परिषद के मैदान में उनका कार्यक्रम हुआ, उनकी जनसभा की। अभी तो जब हम राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं, नाम लेना उचित नहीं है, किसी बड़े नेता जब आते हैं तो शायद हमें खाने की व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ियों की भी व्यवस्था करना पड़ती है,
लेकिन अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके लिए सुनने के लिए लोग अपने घरों से सौ के पैसा लगाकर अपना खाना लेकर घर से निकलते और सुनते, ऐसा व्यक्तित्व। अटल जी के बारे में हम लोगों ने जितना सुना पढ़ा, किस विषम परिस्थितियों में अटल जी को भारतीय तब समझ की जनसंख्या जो काम देते थे उस काम को बड़ी प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ करते थे। और उनकी किताब में हमने पढ़ा है, जब हमने अखबार में भी उनसे काम किया तो कभी कभी अखबार के कर्मचारी नहीं उस समय प्रेस में जैसा छपता था और अटल जी रात भर उस पेपर को छापने के लिए लगे रहते थे और सुबह में कार्यकर्ता उनसे मिलने आते थे तो उनके चेहरे पर वो भाव नहीं रहते थे कि मैं रात भर जगता रहा हूँ। और ऐसा व्यक्तित्व अटल जी का था। हमने 96 की सरकार हम सबने देखी किस तरीके से अटल जी की 97 की सरकार की 13 महीना और फिर बाद में 6 साल के लिए 98 में सरकार बनी। सरकार के लिए उन्होंने कभी सौदेबाजी नहीं की और सरकार में आने के बाद भी अटल जी ने जिस तरीके से योजना बनाई, गरीब का कल्याण कैसे हो सकता है या राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, अगर गांव से सड़कें जुड़ेगी तो प्रधानमंत्री सड़क जैसी आज हम जिन बड़ी बड़ी सड़कों पर घूमते हैं बस अटल जी की देख। लेकिन एक छोटा सा हमने कहीं पढ़ा था, आदरणीय स्वर्गीय पूर्व विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने लिखा कि अटल जी का व्यक्तित्व किस चीज से हम समझ सकते हैं। नानाजी देशमुख हम सब नाम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे तमाम लोग उस समय साथ में संकालय में रहा करते थे। तो एक बार अटल जी नानाजी ये सब लोग विपक्ष में थे, कोई कुछ था नहीं, दाम तो था नहीं, तो सब काम शुरू किया करते थे। तो अटल जी नानाजी लोग गए बाजार में गए तो वहाँ पे सब्जी खरीदी, तो सब्जी खरीदी तो सब्जी वाली बाइक से सब्जी खरीद के अटल जी ने पैसा दिया और वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाला तो उन्होंने देखा कि छोटा सिक्का मेरे पास था और उस बाइक के पास चला गया। तो अटल जी ने नानाजी से कहा कि नानाजी ऐसा हो गया है, ये तो गलत बात है कि उसको अपन खराब सिक्का दे दिया है। तो अन्य लोग जो खड़े थे उस समय नानाजी के साथ अटल जी के साथ उन्होंने कहा ठीक है अटल जी हो गया, अटल जी लेकिन नहीं। तो अटल जी फिर बाजार गए, उस भाई से कहा कि हमने आपको छोटा सिक्का दे दिया। भाई ने कहा ठीक है हो गया भाई, सब्जी को दुकान पे भीड़ भाड़ होगी रहने दो। मतलब नहीं, उस भाई ने अपनी पोटली रख दी अपनी पैसों की, उन्होंने कहा भैया तुम्हारा जो सिक्का वो निकाल लो। तो अटल जी ने उसमें से अपना छोटा सिक्का निकाला और दूसरा जो सिक्का था उसकी भाई को बता दी उसमें डाल दी। तो ये उनका व्यक्तित्व झलकता व्यक्तित्व था। अनेक प्रसंग अटल जी के बारे में मैंने सुना कि आप सब ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जिनके बीच में शायद मैं अपनी बात करूँ मुझे बहुत ज़्यादा उचित नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कहा कि आपको बोलना है इसलिए मैं 2 मिनट आपके बीच में खड़ा रहा और आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई श्याम तिवारी जी, आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अटल फाउंडेशन की अध्यक्षा आदरणीय चंचला जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाए और सचिव अटल फाउंडेशन के श्री विनोद तिवारी जी वो भी कृपया मंच पे आ जाए। अंत में मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष अटल फाउंडेशन की संभागीय अध्यक्ष सुश्री शरद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस सभा में अपना वक्तव्य दें। शरद जी से आप सभी लोग परिचित हैं, वो देश की जानी मानी कथाकार, उपन्यासकार सब कुछ है और हम सबके बीच वो लगातार आती रहती है।
परिचित है। जल सेवा का कार्य जो वो करते हैं अद्वितीय है। ऐसा कार्य तो बहुत पुण्य का कार्य है और निश्चित रूप से अभी फिर अप्रैल में वो शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि वे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं और जाहिर है कि शहर अब स्वच्छ होकर रहेगा। वे एक भी गंदगी नहीं बचने देंगे, ये तय बात है। क्योंकि जो वैचारिक रूप से स्वच्छ रहता है वो सभी जगह स्वच्छता कायम करना चाहता है। तो भाई विनोद तिवारी जी वैचारिक रूप से तो स्वच्छ है ही। मेरे सामने सभी विद्वज्जन जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि नहीं तो ये कार्यक्रम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। लेकिन जो संकल्पनाकार है बड़े भाई उमाकांत मिश्र जी, उनका मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जो इस शहर में साहित्यिक गतिविधियों की तोड़ संभाली है और बड़ी मजबूती से उसको थामे हुए हैं, वे अपने आप में एक मिसाल है। जैसे कि आशीष त्रिवेदी जी ने कहा भी था कि इतिहास में ये बात लिखी जाएगी, तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। सदा अटल की जो इसका प्रथम संस्करण था उसका भी मैंने अध्ययन किया था, उसकी समीक्षा भी मैंने की थी। जैसा कि आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते ही हैं कि दैनिक आचरण में साप्ताहिक समीक्षा का मेरा एक कॉलम रहता है, पुस्तक समीक्षा का। ये द्वितीय संस्करण जो आया उसकी भी मैंने समीक्षा की है। और निश्चित रूप से जैसा कि भाई आशीष त्रिवेदी ने भी कहा कि पहले संस्करण से दूसरा संस्करण और समृद्ध हुआ है और निश्चित बात है कि तीसरा संस्करण और समृद्ध होगा, क्योंकि इसमें और कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। जैसे भाई शैलेंद्र जी ने कहा कि मैं भी अपने संस्मरण देना चाहूँगा, इसमें मेरे संस्मरण भी शामिल नहीं है, तो मुझे खुद बुलाहट है कि मैं भी इसमें अपना संस्मरण शामिल करवाऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोग जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कभी न कभी मिल चुके हैं, वे सभी अपने संस्मरण इसमें जोड़ना चाहेंगे, उसमें शामिल करना चाहिए। बात संस्मरण की है तो मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताना चाहूँगी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहज व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। हुआ क्या था कि दमोह की जो है ओजस्विनी संस्था की अध्यक्ष और संस्थापक सुधा मलविया जी, उनको एक कार्यक्रम आयोजित करती थी ओजस्विनी अलंकरण समारोह। उसका आयोजन उन्होंने किया था भोपाल में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। यहाँ से सागर से मुझे और मेरी दीदी डॉक्टर वर्षा सिंह जी, हम दोनों को कवयित्री सम्मेलन में बुलाया गया, क्योंकि अलंकरण समारोह के साथ ही चूंकि वो महिलाओं पर ही केंद्रित रहता था ओजस्विनी अलंकरण समारोह, तो उसमें एक कवयित्री सम्मेलन भी रखा गया था जिसमें देश भर से कवयित्रियाँ आई थी। उसका दीप प्रज्वलन और उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी को करना था। तो कुछ समय पहले तो हम लोग बैठकर और वेटिंग रूम में चर्चा पर चर्चा करते रहे आपस में। फिर जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ तो अटल जी भी मंच पर पहुंचे, हम लोग भी पहुंचे, वहाँ हुआ था कार्यक्रम ये। और जब अटल जी भाषण दे रहे थे और वो चूंकि कहीं और जल्दी जाना था, तो उन्होंने बड़े दुख के साथ ये बात कही कि देखिए मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस मंच पर देश की सब कवयित्रियाँ, बड़ी बड़ी कवयित्रियाँ यहाँ मौजूद हैं और मैं एक अकेला कवि हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है। पूरा हाल में भाग्य से भर उठा। ये उनकी सहजता थी। वो प्रधानमंत्री थे, चाहते तो बड़े खिंचे तरीके से रह सकते थे, अपने एक गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो अंदर से थे हमेशा बाहर से भी वैसे ही रहे। बहुत सहज, बहुत सहजता से उनका व्यवहार रहा। जैसे शैलेंद्र भाई जी हैं, अपने कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, कहीं भी वो तम्बाकू वगैरह लेके खाने लग जाते हैं, तो ये सहजता, यही सहजता मन मोड़ती है लोगों का। और इस कला में माहिर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस पुस्तक में संस्मरण है लोगों के, बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज़्यादा नहीं जानते हैं, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, वो अगर अटल बिहारी जी के बारे में जानना चाहे तो इस पुस्तक को पढ़ने के
बाद पूरी तरह से जान सकती है, समझ सकती है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। क्योंकि जैसा अभी चर्चा में भी आए कि सभी क्षेत्रों के लोगों ने उन पर लिखा है, यानी सभी क्षेत्रों के लोगों के मन पर उनकी छाप थी। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि सबका मन मोह लेना बहुत कठिन होता है। मुझे जो सबसे अच्छी बात अटल जी की एक और लगी, वो उनका राजनीतिक विचारधारा में अटल रहना। क्योंकि वो दौर था ऐसा कि जब आए राम गए राम जैसे राजनेता थे, कि जहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ फायदा मिल रहा है, उसी पार्टी में चल पड़े। दल बदल तो एक हंसी खेल सी बात हो गई थी। लेकिन चाहे उन्हें जेल जाना पड़ा अटल जी को या पद से उतरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी विचारधारा नहीं बदली, अपनी पार्टी नहीं बदली। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के जो राजनेता हैं और अभी भी जो इधर से उधर होते रहते हैं, कम से कम उनको एक बार सोचना चाहिए, अटल जी के इस चरित्र से, इस गुण से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अटल फाउंडेशन की सागर इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर चंचला दवे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सचिव भाई विनोद तिवारी जी को बहुत बधाई देती हूँ। फाउंडेशन के संयोजक भाई रमाकांत मिश्र जी, वो यहाँ शायद अभी उपस्थित नहीं है, किसी व्यस्तता के कारण है। अच्छा, तो चूंकि पहले संचालन शायद उन्हीं को करना था, लेकिन उन्होंने ये अवसर दिया पाठक जी को, तो इसलिए मुझे लगा शायद यहाँ पे नहीं है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा संयोजन किया, इतना अच्छा यहाँ पर आयोजन किया। क्योंकि स्थान परिवर्तन करने के बावजूद भी, और वो भी ऐन मौके में स्थान परिवर्तित हुआ, फिर भी इतना अच्छा सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हुआ है कि वाकई में देख के मन प्रसन्न हो गया। मैं आभारी हूँ फाउंडेशन की, मैं आभारी हूँ फाउंडेशन की संस्थापक माला तिवारी जी की, कि जिन्होंने मुझे संभागीय अध्यक्षता का दायित्व सौंपा है। और मुझे लगता है कि अगर इतनी अच्छी टीम रहेगी तो कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कर ही लेगा। और अगर भाइयों का सहयोग रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे मंच भाई मेरे बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे क्या चिंता। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सब ने यहाँ लोगों का उद्बोधन सुना, मेरे भी विचार सुने। धन्यवाद। मुझे मेरा अनुरोध है, जिसे बहन जी ने बताया कि उन्हें ओजस्वी के कार्यक्रम में अटल जी से साक्षात हुआ आपका, तो ऐसे जिसका जो अनुभव हो वो अटल जी को लेकर या कुछ आपने अच्छा सुना हो, तो मेरा निवेदन है कि जन्म शताब्दी वर्ष पर आप कोई लेख लिखें, तो जो लेख लिखे वो अखबारों को आप दें, और उसकी कम से कम मुझे जितना अगर वो प्रतियाँ पहुँचाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं इस संबंध में वैसे लिख चुकी हूँ, हो सकता है आपके दृष्टि से ना जो शहर के लोगों के बड़े आत्मीय संबंध और उनके साथ बिताए हुए पल काफी नजदीक से रहे हैं। पिछली बार जब पिछली 3 तारीख को इस किताब का हम लोगों ने लोकार्पण किया था, लोकार्पण में कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें सुशील तिवारी जी थे अतिथि के रूप में। उनके द्वारा अपने उनसे जुड़े हुए जो संस्मरण है, वो सुन के लगा कि ये संस्मरण इस किताब में आए। तो आज भी आप देख रहे हैं, आपके संबंध में सभी के कहीं ना कहीं से मेरे घर से सागर के 20-25 व्यक्ति तो हैं जो उनसे कहीं ना कहीं जुड़े रहे। अब इन सबका हमारा जो तीसरा एडिशन निकलेगा सदा अटल का, उसमें आना संभव नहीं है। अभी हमने इसमें 3 सागर के लोग हैं, आप यदि ध्यान देंगे किताब है, डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी, अक्षय अनुग्रह और आदरणीय कविता जी के दामाद मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा जी, ये जो है सागर से जुड़े और उनके उससे संबंध, तो उनका इसमें
आर्टिकल है शामिल है। तो मैं इसको एक घोषणा के रूप में आपको कर रहा हूँ कि हम एक अगला अंक अटल सागर नाम से, सागर के जो लोग हैं ये हम सागर से प्रकाशित करेंगे और सागर के जिन लोगों को उनसे कॉन्फ्लिक्ट हैं या उनके बारे में संस्मरण है उनको उसमें स्थान देंगे। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं वह उन व्यक्तियों में हूँ, व्यक्तियों में नहीं बल्कि व्यक्ति में हूँ, उस व्यक्ति को उनके निधन पर जो अंत्येष्टि हुई थी उसमें मैं और हरीश शुक्ला जी दिल्ली में थे और आदरणीय अटल जी की श्रद्धांजलि अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। तो इस तरह के कई लोगों के पास वो अनुभव हैं, वो बातें हैं। तो हम सागर के लोगों के प्रति केंद्रित उनके बारे में जो भी संस्मरण है उस पर एक किताब प्रकाशित करेंगे और जिनके पास कृपया आप मेरे पास उनको उपलब्ध करा दें। आहिस्ता आहिस्ता कार्यक्रम उपसंहार की ओर है और अब मैं अटल फाउंडेशन के सचिव श्री विनोद तिवारी से आग्रह करता हूँ कि वो आए और सदन के प्रति, मंच के प्रति अपना आभार प्रकट करें। बहुत धन्यवाद बड़े भैया। मैं डॉक्टर विनोद तिवारी, सचिव सागर इकाई, सम्मानीय मंच आदरणीय शैलेंद्र जी विधायक, आदरणीय श्यामैया, आदरणीय आशीष भैया और मेरी बड़ी बहन आदरणीय सरद दीदी, आदरणीय चंद्र दीदी और आप सभी यहाँ पर हमारे एक छोटे से आग्रह पर आपके पास पूर्वक यहाँ पर पधारे, इसके लिए अटल फाउंडेशन सागर इकाई आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जय हिंद, जय भारत।